आ गए सभी लोग 14। बाकी कहाँ गए? आशुतोष। आ गए सारे लोग 17। चलो आते रहेंगे। हो गया, स्टार्ट करें? हेलो। हाँ मनी, सुनाई दे रहा है? यस सर, सुनाई दे रहा है। यस सर। हाँ चलो सर आ रही है आवाज। चले आगे। हाँ हाँ सर। तो अभी तक आपने देखा कि पावर प्लांट हमें पावर कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है, सोलर से। अब क्या है कि कैसे कूलिंग का प्रोसेस कैसे होगा। देखिए कूलिंग का प्रोसेस मैकेनिकल वाले इजीली आप समझ जाइए कि वेपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम जो है उसी के थ्रू हम लोग कूलिंग कर सकते हैं। अगर आप पीवी पैनल यूज कर रहे हैं तो पीवी पैनल के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप वहां से भी करंट जनरेट कर लीजिए। सोलर से आपका करंट जनरेट, पीवी पैनल आपने लगा दिया, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गया, उससे आप सो अपना कूलिंग प्रोसेस आप फ्रिज चला लीजिए, एसी चला लीजिए, जो भी चलाना है आप चला लीजिए। रही बात की ये एसी सिस्टम है, आपने अगर डीसी सिस्टम बना लिया तो डायरेक्ट चला लीजिए, नहीं अगर चला एसी सिस्टम है तो आप इन्वर्टर लगा लीजिए। इन्वर्टर क्या कर लेगा, वो उसको एसी सप्लाई दे देगा, पीवी से तो डायरेक्ट चल जाएगा। तो वही बोले, यूज पीवी पैनल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर ड्राइविंग ए कन्वेंशनल एयर कंडीशनर। ठीक है, जो भी आप कन्वेंशनल एयर कंडीशनिंग यूज कर रहे हैं उसको ड्राइव करने के लिए आप है सो फोटोवोल्टिक सिस्टम यूज करके आप चला लीजिए। दूसरा क्या है, यूज सोलर थर्मल कलेक्टर टू प्रोवाइड थर्मल एनर्जी फॉर ड्राइविंग ए थर्मली ड्राइवन चिलर। तो थर्मली ड्राइवन चिलर करने का मतलब क्या होगा, जितने भी वेपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम होते हैं वो कंप्रेसर फ्री सिस्टम होते हैं। जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम होते हैं उसमें कंप्रेसर यूज होता है, और कंप्रेशन कैसे चलता है, थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट। तो हम ये फोटोवोल्टिक सिस्टम के थ्रू हम वेपर कंप्रेशन सिस्टम को ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन अगर वेपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम है तो हम उसके थ्रू क्या सोलर थर्मल हम वहां पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हमारा हॉट हीट एनर्जी जनरेट वहां पे थर्मल हीट जनरेट हो गया सोलर से, और उस हीट को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जनरेटर में सप्लाई करेंगे। जनरेटर क्या करेगा, हमें रेफ्रिजरेंट को रीजनरेट कर देगा और वो कूलिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो आपने वेपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम में पढ़ा है कि अमोनिया वाटर वेपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम, लिथियम ब्रोमाइड ऑब्जर्वेशन सिस्टम, तो ये सारे ऑब्जर्वेशन सिस्टम, इलेक्ट्रोलैक सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम आप यूज कर सकते हैं। जहां भी जनरेटर यूज हो रहा है, जहां पे हीट की रिक्वायरमेंट है, वहां पे आप ये सोलर थर्मल यूज कर सकते हैं। डेसिकेंट कूलिंग सिस्टम, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं डेसिकेंट को रीजनरेट करने के लिए सोलर एनर्जी को। और ये वन ऑफ द बेस्ट कूलिंग प्रोसेस है। अगर डेसिकेंट, अगर हमारा सोलर 100% यूटिलाइज हो जाए तो हम
सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी इसको बना सकते हैं, जो क्या करेगा, डेसिकेंट को रीजनरेट करेगा, क्योंकि मेजर पार्ट ऑफ द जो एनर्जी यूज होता है कूलिंग में, वो आपको जो ह्यूमिडिटी होता है उसको रिड्यूस करने में यूज होता है। आप जब घर में एसी चलाते हैं तो होता क्या है कि आपके जैसे ही एसी चलाया, ड्रेन पाइप से आप देखेंगे वाटर ड्रॉपलेट निकलना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपको वाटर का स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितना होता है, वाटर को अगर 100 डिग्री, अगर आपका वाटर है उसको अगर कूल डाउन करना है, तो जब वो कंडेंस्ड होगा तो कंडेंस लेटेंट हीट जो है 2500 किलो जूल पर केजी के आसपास होता है। तो 1 केजी वाटर को आपको कंडेंस्ड करने में 25 किलो जूल हीट वहां से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा वेटर वेपर से, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ठीक है, उसको कंडेंस्ड करने में उतना हीट एनर्जी को निकालना पड़ेगा। जबकि एयर को कूल डाउन करने के लिए आपका एयर का जानते हैं कि उसे स्पेसिफिक हीट कितना होता है, 1.005, यही तो होता है सीपी का वैल्यू। तो सीपी का वैल्यू उसका 1.005, और उसकी वैल्यू जो है लेटेंट हीट उतना और स्पेसिफिक हीट कितना है, 4.2 किलो जूल। तो ये बहुत ज्यादा ह्यूज कैपेसिटी है 4.2, वो उसका जितना आपने 1.005 देखा उसका 4 गुना है ये 4.2 किलो जूल। तो अगर उसको आपको कूल डाउन करना है, सपोज दैट हमारा उसमें जो वाटर जो कंटेन है एयर में, वो आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 50 डिग्री या 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और आपको उसको कूल करना है कहाँ तक, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल करना है। तो एयर को जब कूल करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है 1.005, लेकिन वो क्या हो रहा है, जो वाटर जितना कंटेन है वो 4.2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और 4.2 से मतलब कि ह्यूज एनर्जी चाहिए वाटर को वहां से, जो 50 डिग्री 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, वहां से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक यानी कूल डाउन कंडस्ट करके निकाल के वहां से बाहर करने में और कूल डाउन करके लाने में। तो मेजर पार्ट ऑफ एनर्जी कहाँ हमारा यूज हो रहा है, कूलिंग प्रोसेस में। वाटर को जो वहां से एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं, जो ह्यूमिडिटी, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको रिड्यूस कर रहे हैं, उसमें यूज हो रहा है। अगर वो हमें ऐसा एयर मिल जाए जिसकी जो एयर जा रहा है वो शुड भी ड्राई हो जाए, ठीक है, तो ड्राई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाटर जो वेपर उसमें प्रेजेंट है वो समाप्त हो गया। तो कूलिंग के लिए क्या हमें चाहिए, ओनली एयर को कूल करना है। एयर को कूल करने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी चाहिए, जबकि क्योंकि क्यों, क्योंकि एयर कूल करने के लिए क्या हो जाएगा, mcp डेल्टा टी, और cp का वैल्यू 1.005, m का वैल्यू जितना केजी है उतना, और डेल्टा टी अगर आपको सपोज दैट 50 डिग्री या 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 पे लाना है, तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस है वो। लेकिन वहीं पर अगर वाटर है तो जितना भी आएगा उसका 4.2 टाइम्स गुना, इतना ह्यूज कैपेसिटी ऑफ एनर्जी वहां से निकालना पड़ेगा हमें, तब जाके वो कंडेंस्ड होगा। तो इस केस में क्या होगा, अगर आप डेसिकेंट कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं तो डेसिकेंट क्या करता है, वहां से वाटर वेपर को ही एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर वेपर को रहने ही नहीं देता है, कूलिंग कॉइल पे जाने ही नहीं देता है, उससे पहले ही उसको ऑब्जर्व कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेगा, और उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिड्यूस होगी, उसमें ह्यूमिडिटी है ही नहीं, तो ओनली क्या होगा, ड्राई एयर मिलेगा, और वो ड्राई एयर क्या हो जाएगा, उसको आप इजिली कूल कर लीजिए और यूज कर लीजिए। तो वो टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है, और अभी तक हम लोग सिलिका जेल या फिर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ये सब है सो डेसिकेंट मटेरियल यूज कर रहे हैं। ऐसा डेसिकेंट मटेरियल पे रिसर्च चल रहा है कि हमें ऐसा मटेरियल मिल जाए जो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे रीजनरेट हो जाए, ऑब्जर्व केयर करे, और फिर उसके बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो जाए। ऐसे मटेरियल पे आपका रिसर्च चल रहा है। अगर वो मिल गया तो फिर आपका जो ये सिस्टम जितने भी देख रहे हैं, जो हमारे घर में एसी और रेफ्रिजरेटर फ्रिज वगैरह में जो बिजली कंज्यूम हो रहा है, इसकी कंज्यूमशन रेट जो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% है सो रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप 1 घंटे चलाते हैं और आपके एसी जो है 1.5 यूनिट ले रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका 0.75 यूनिट के आसपास आ जाएगा कंज्यूमशन, अगर हमारा डेसिकेंट ऐसा मटेरियल मिल जाए तो, ठीक है। अब देखिए पैसिव कूलिंग, सोलर थर्मल वेंटिलेशन, ये सारे टेक्नोलॉजी हम लोग देखेंगे कि कैसे ये होता है। वेंटिलेशन के प्रोसेस क्या है, वार्म, एक इंड को हमने वार्म अप कर दिया, दूसरा इंड क्या है, कोल्ड है, तो कोल्ड क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है वार्म की तरफ जाएगा, कोल्ड एयर वार्म की तरफ जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा एडजस्ट प्रोडक्ट बन के, और जो फ्रेश जो आपका कोल्ड प्रोडक्ट होगा वो दूसरे साइड से हमारा उसमें इन कर जाएगा। तो ये आपका पैसिव कूलिंग का प्रोसेस है, इसको हम लोग 1 by 1 देखेंगे अभी ये कैसे होता है। सोलर थर्मल कूलिंग, ये सारा आपको दिखा रखा है कि क्या क्या प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं कूलिंग प्रोसेस के लिए, कूलिंग के लिए क्या क्या हो सकता है। आप ये देखिए फोटोवोल्टेक पैनल, फोटोवोल्टेक पैनल तो डायरेक्ट कंप्रेसर ड्राइव वेपर कंप्रेशन सिस्टम के लिए होगा, थर्मो इलेक्ट्रिक के लिए हो सकता है, स्टर्लिंग के लिए हो सकता है, थर्मो एक्वेस्टिक के लिए हो सकता है, मैग्नेटिक के लिए हो सकता है। ये जो है आपका जो डायरेक्ट जो आपका यूज होता है थर्मल, सोलर थर्मल जो यूज होता है वो है आपका ऑब्जर्वेशन सिस्टम, डबल इफेक्ट, सिंगल इफेक्ट, ऑब्जर्वेशन से सिंगल, उसके बाद डायरेक्ट डीईसी,
इजेक्टर, ये सारे इधर जो आपको यूज हो रहा है वेपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम, और इधर जो यूज हो रहा है डायरेक्ट फोटोवोल्टेइक सिस्टम, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट, इसमें क्या है इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट है, और इन सारे में क्या रिक्वायरमेंट है हमें डायरेक्ट हीट की रिक्वायरमेंट है। तो हीट वाला वेपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम या फिर जो भी ऐसा सिस्टम है जिसमें कि डायरेक्ट हीट की रिक्वायरमेंट है वो इधर यूज होगा। और ये है आपका, तो ये कैपेसिटी दिखाया है कि थर्मल कलेक्टर कितनी कैपेसिटी का ये लगना चाहिए, कितनी कैपेसिटी रिक्वायर्ड है, इधर दिखाया है कि फोटोवोल्टिक सिस्टम कितनी। तो ये एक डेटा बनाया है कि कौन कौन से सिस्टम है जो आपका, हम लोग जनरली यही सिस्टम वेपर कंप्रेशन सिस्टम यूज करते हैं डे टू डे। हमारे घर में जो एसी लगे होते हैं, जो हमारे फ्रिज लगे होते हैं, वो सारे के सारे वेपर कंप्रेशन सिस्टम है। थर्मो इलेक्ट्रिक सिस्टम अभी यानी कि रिसर्च पॉइंट पे है, अभी यूज बहुत कम ही हो रहा है। जो आपका वो सीबेक पेल्टियर इफेक्ट के वजह से जो एक हॉट जंक्शन बनेगा, दूसरा कोल्ड जंक्शन बनेगा, तो उस पर चल रहा है। तो ये अभी इस पे काम चल रही है, अभी जनरली यूज में बहुत ही रेयर एंड रेयर है। इसके अभी माने कि R&D में अभी ये इसकी चल रही है। तो ये सारे सिस्टम है जो हम लोग कूलिंग के लिए यूज करते हैं। ये आपका सोलर कूलिंग बेनिफिट फ्रॉम द बेटर टाइम मैच बिटवीन द सप्लाई एंड द डिमांड ऑफ द कूलिंग। इसमें दिखा रखा है कि क्या सप्लाई है हमारी और उसके अनुसार क्या डिमांड है। डोमेस्टिक हॉट वाटर की डिमांड ये है, स्पेस हीटिंग की डिमांड ये है, कूलिंग डिमांड हमारा ये है। ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये है हमारा कूलिंग डिमांड। ठीक है, ये कूलिंग डिमांड है। सोलर कलेक्टर यील्ड, ये आपका सोलर कलेक्टर यील्ड है। स्पेस हीटिंग ये है हमारा, क्योंकि स्पेस हीटिंग है, लेकिन स्पेस हीटिंग की रिक्वायरमेंट हमारे इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यहाँ है, या फिर यूके कंट्री वगैरह में जो लोग टेम्परेचर है वहाँ पे है। कूलिंग डिमांड ये हमारा कूलिंग डिमांड, जो फ्रिज एसी वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारा कूलिंग डिमांड। सोलर रेडिएशन एंड रिक्वायर्ड कूलिंग लोड, आप ये देखिए सोलर रेडिएशन हमारा ये है, ठीक है, कूलिंग लोड हमारा ये है, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ब्लू वाली, ठीक है। एंड आउटसाइड टेम्परेचर, जो एम्बिएंट आउटसाइड का जो टेम्परेचर है वो इस तरह से वैरी करता है। तो ये तीनों ये ग्राफ बता रखा है कि क्या है हमारा सोलर रेडिएशन, कितना हमारा कूलिंग लोड है, और टेम्परेचर का वेरिएशन क्या है। अब यहाँ पे दिखाया कि एक्टिव कूलिंग प्रोसेस कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। यूज सोलर थर्मल कलेक्टर टू प्रोवाइड थर्मल एनर्जी फॉर ड्राइविंग थर्मली ड्रिवन चिलर। ड्रिवन मतलब कूलिंग प्रोसेस। अब ये जो आप वेपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये ब्लॉक डायग्राम बनाया है कि ड्राइवन ये हीट है, ठीक है, ये आपका यहाँ ये सोर्स है, और उसके बाद हीट रिजेक्शन, ये आपका यूजफुल कूलिंग। आप ये सिंपल सी आपको याद होगा, ये जो क्लॉसियस लॉ देखा था हमने, क्या होता था कि लो टेम्परेचर से हीट एब्जॉर्ब होता था, ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे एनर्जी इनपुट होता था, ये एनर्जी इनपुट करते थे, और फिर ये आउटपुट यहाँ पे जाता था, ठीक है। यहाँ पे आपका जो हाई टेम्परेचर था उसमें जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या कर रखा, ये सोलर कलेक्टर है, यहाँ से हीट को ड्राइव किया, ये जनरेटर में आया, ठीक है। ये जनरेटर क्या करता है, यहाँ से हीट को ऑब्जर्व करेगा, और जनरेटर रीजनरेट करके, ठीक है, ये हीट लिया, इससे रेफ्रिजरेंट को रीजनरेट करेगा, और रीजनरेट करके पास कर देगा, और फिर ये कूलिंग का प्रोसेस चलेगा। तो ये आप क्लॉसियस वाला जो ब्लॉक डायग्राम था वो नहीं है, ये जो आपने देखा था जनरेशन वाला जो देखा था, जनरेटर का जो फंक्शन देखा था कि आपका एब्जॉर्बर से जनरेटर में आ रहा था, और ये जनरेटर में हीट सप्लाई कर रहा था, फिर यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा, ये आपका रिजेक्ट होकर आपका रेफ्रिजरेंट जाता था दूसरे सेक्शन में, एनालाइजर में, उसके बाद आपका जाता था कंडेंसर में। तो वो चीजों को ये दिखा रखा है, आप क्लॉसियस वाले पे कंफ्यूज मत होना, ये क्लॉसियस नहीं है, ठीक है। ये जनरेटर का पार्ट जो है वो दिखाया। अब जरा सा ये इस सिस्टम को देखते हैं। ये क्या है, आपका सोलर हीटर लगा हुआ है जो हीट एनर्जी देगा। ये आपका, आपको सिंपली याद होगा कि हम लोग क्या करते थे, कंडेंसर लगाते थे, कंडेंसर लगाने के बाद फिर उसमें क्या होता था, कंडेंसर के बाद कहाँ जाता था आपका ये इवोपरेटर में जाता था, इवोपरेटर के बाद एब्जॉर्बर, एब्जॉर्ब के बाद जनरेटर। तो ये क्या है, ये जनरेशन सिस्टम है, ये जनरेटर है जो क्या कर रहा है, ये हीट सप्लाई कर रहा है। यहाँ पे रेफ्रिजरेंट आया, जनरेट किया, ठीक है, हीटअप हुआ, ये पंप के थ्रू यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ये क्या है, आपका चिलर है, ये जो आप देख रहे हैं चिलर, कूलिंग टावर है, ये कूलिंग टावर पे वाटर को सप्लाई किया, कूल डाउन हो गया, ठीक है। और ये वाटर पंप के थ्रू, ये जो चिल्ड वाटर है, ये वाटर यहाँ आया, यहाँ पे ये क्या कर दिया, ये इनसे हीट को, ये आपका हीटिंग है, ये आपका कूलिंग है, और ये क्या कूलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्या कर रहा है, यहाँ से ये जो आपका इसको एब्जर्व करेगा, ठीक है, यहाँ पे ये हीट को ऑब्जर्व कर लेगा, और कूल सेक्शन यहाँ से जो ये लिक्विड आ रहा था, ये जो आ रहा था, इसको कूल करके चिल करके इसमें भेज देगा डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में। आप सिंपली समझिए आपका वेपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम है, इतना समझिए। ये क्या कर रहा है, ये एज ए ऑब्जर्वर की तरह काम कर रहा है। ये आपका ऑब्जर्वर है, सॉरी जनरेटर की तरह काम कर रहा है, जो क्या कर रहा है, रेफ्रिजरेंट को जनरेट कर रहा है।
जनरेटर की तरह काम कर रहा है, जनरेटर जनरेट कर रहा है, बाकी आपका इवोपरेटर, कंडेंसर और ये जो ऑब्जर्वर था वो कंटिन्यूसली लगा हुआ है। यहाँ पे बस ऐसा सिंपल समझाया है, ये एक चिलर है, लेकिन ये जो है थोड़ा डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज किया है कि वाटर है, वाटर स्प्रे आउट हुआ, वाटर स्प्रे आउट होगा, फॉलिंग आउट होगा, यहाँ पे आके चिल डाउन हो, चिल होके यहाँ पे आ गया, ये आ गया कूल डाउन होके, अब यहाँ पे हीटिंग है, ये भी हीटिंग है और ये कूलिंग भी है। तो इसमें क्या यूज कर रहा है, ये हीटिंग भी कर रहा है, ये कूलिंग भी हो रहा है, ये अलग ही टेक्नोलॉजी यूज किया है। तो आप इतना कंफ्यूज ना हो इसके लेके, आप सिंपली ये वेपर ऑब्जर्वेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो जनरेशन सिस्टम है, जहाँ पे हम लोग हीट सप्लाई कर रहे थे, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये सोलर से हीट को सप्लाई करेंगे। अगर आपको वेपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको अभी फिर से दिखा दूंगा कि वेपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम होता क्या है। ये देखिए, आपने पढ़ा है लिथियम ब्रोमाइड वाटर वेपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम, ये क्लोज साइकिल होता है, बेसिक टाइप्स ऑफ सोलर थर्मल। इसमें भी जनरेटर यूज होता है, तो जहाँ पे जनरेटर यूज होता है वहाँ पे हम जनरेटर में क्या करेंगे, सोलर थर्मल एनर्जी यूज करेंगे, लिथियम ब्रोमाइड। एंड यहाँ पे क्या होता है, वाटर ऑब्जर्व रेफ्रिजरेंट होता है, एंड लिथियम ब्रोमाइड जो होता है वो ऑब्जर्वेंट होता है। ये ऑब्जर्वेशन कूलिंग सिलिका जेल प्लस H2, ये अभी बताया था डेसिकेंट मटेरियल। ये सिलिका जेल क्या होता है, आपका डेसिकेंट मटेरियल होता है, जो यूज होता है किसके लिए, वाटर वेपर को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, एंड एयर को एक्सपेंड करा देता है एक्सपेंशन डिवाइस से। तो जो एयर जो एक्सपेंड हो जाएगा तो कूल डाउन होकर चला जाएगा, इवोपरेटर सेक्शन से वो निकल के चला जाएगा आपको डायरेक्ट रेफ्रिजरेटेड स्पेस में, और ये क्या करेगा, वाटर वेपर को ऑब्जर्व कर लेगा। अब ये सिलिका जेल जब ऑब्जर्व कर लेगा वाटर वेपर को, तो वो क्या होगा, फिर जो है सो सोलर से जो हीट एनर्जी जा रही है, वो हीट एनर्जी जब सिलिका जेल के व्हील पे पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, वहां से वाटर को जो ऑब्जर्व किया था उसको वहां से निकाल के बाहर कर देगा, और ये सिलिका जेल फिर है सो रीयूज के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये होता है आपका ऑब्जर्वेशन सिस्टम। उसके बाद है ये डीईसी डेसिकेंट इवोपरेटिव कूलिंग सिस्टम। ये ओपन साइकिल है, ये क्लोज साइकिल है। ये ओपन साइकिल में क्या होता है कि एक बार एयर आया, कूल डाउन हुआ, गया, फिर रिटर्न होकर रिटर्न बैक नहीं आएगा, वो बाहर चला जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो ये इवोपरेटिव कूलिंग साइकिल है। इसमें क्या होता है कि एयर आएगा, ठीक है, आने के बाद फर्स्ट में डेसिकेंट कूलिंग साइकिल से निकलेगा। डेसिकेंट साइकिल क्या करेगा, यहाँ से मास्टर को ऑब्जर्व कर लेगा, मास्टर ऑब्जर्व होने के बाद इवोपरेटिंग कूलिंग पे जाएगा, जहाँ पे चिल वाटर जाएगा, चिल वाटर उस पर सप्लाई होगा, वो एयर कूल डाउन होगा, कूल डाउन होने के बाद रूम में चला आएगा, रूम से निकलने के बाद वो कहाँ चला आएगा, अब है सो बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद वो चला जाएगा हीटिंग प्रोसेस में। हीटिंग यहाँ जो होगा वो कहाँ से किससे होगा, हीटिंग होगा सोलर से। सोलर से हीट होने के बाद फिर वो क्या करेगा, आपका डेसिकेंट साइकिल पे आएगा, डेसिकेंट साइकिल में वो ऑब्जर्व हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा, फिर वो एयर जो है आपका वाटर वेपर ऑब्जर्व हो गया, एयर आउट हो जाएगा। उसी को यहाँ पे सोलर असिस्टेड कूलिंग फ्रॉम द सोलर रेडिएशन टू एयर कंडीशनिंग दिखा रखा, सोलर रेडिएशन, सोलर कलेक्टर, हीट, थर्मल ड्राइवन चिलर। तो थर्मल ड्राइवन चिलर जहां भी बात हो रही है वो आपका वेपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम की बात हो रही है। कन्वेंशनल कंप्रेशन कूलिंग सिस्टम, ये तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम आपको दिखा, ये देखिए ये वेपर कंप्रेशन सिस्टम आपने पढ़ ही रखा है, मैकेनिकल वाले सभी ने पढ़ा है। ये चार मेन कंपोनेंट होते हैं वेपर कंप्रेसर के, इवोपरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर एंड एक्सपेंशन डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे इस कंप्रेसर में एनर्जी इनपुट करने के लिए कौन सा यूज करेंगे, जो फोटोवोल्टिक सिस्टम जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा वो इनपुट करेंगे। अगर आप सोलर थर्मल यूज कर रहे हैं तो सोलर थर्मल से आप टर्बाइन को रोटेट कराइए, टर्बाइन से जो है करंट यूज निकलेगा उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट आप थर्मल एनर्जी यहाँ पे यूज नहीं होता। ये है आपका जनरेशन, जो मैं अभी आपको वेपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम की बात कर रहा था वो ये है वेपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस, इवोपरेटर, ऑब्जर्वर, ये है आपका जनरेटर। डी डी ऑब्जर्वेशन जो बता रहा है ये है जनरेटर। यहाँ पे ये हीट चाहिए, क्यूजी चाहिए, ये क्यूजी हम कहाँ सप्लाई करेंगे, ये क्यूजी हम सप्लाई करेंगे सोलर से। सोलर थर्मल जो हीट एनर्जी जो डेवलप हो रहा है उससे हम इसको सप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमारा रेफ्रिजरेंट जो है हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट फिर यहाँ चला आएगा, हाई प्रेशर यहाँ जाने के बाद हीट रिजेक्ट कर देगा, एक्सपेंशन डिवाइस से एक्सपेंड होगा, लो टेम्परेचर लो प्रेशर पर इवोपरेटर में आ जाएगा। इवोपरेटर में क्या करेगा, ये हीट को ऑब्जर्व कर लेगा। ये इवोपरेटर क्या होता है, जो घर में हम फ्रिज यूज करते हैं, जो हमारा सबसे अपर पार्ट जो होता है जहाँ पे आइस वगैरह रखते हैं वही इवोपरेटर होता है, और सबसे लो टेम्परेचर होता है उसका। तो ये क्या करेगा, ये हीट को ऑब्जर्व करेगा, और जो रेफ्रिजरेंट इसमें आया है वो रेफ्रिजरेंट क्या होगा, धीरे धीरे उसका वो आपका स्टेट चेंज करेगा। स्टेट चेंज करके जैसे ही आपका वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे होगा, लो प्रेशर पे है लेकिन टेम्परेचर जब बढ़ेगा और स्टेट चेंज हो जाएगा, जो लिक्विड में होगा वेपर में बन जाएगा, ये कहाँ चलाएगा, ऑब्जर्वर में आ जाएगा। ऑब्जर्वर में यहाँ पे रेफ्रिजरेंट पे डिपेंड करता है, अगर लिथियम ब्रोमाइड यूज कर रहे हैं तो लिथियम ब्रोमाइड आपका ऑब्जर्वर है, लिथियम ब्रोमाइड यहाँ पे रखा होगा, और
वाटर क्या है, आपका रेफ्रिजरेंट है। वाटर आएगा यहाँ पे, ये लिथियम ब्रोमाइड ऑब्जर्व कर लेगा, ऑब्जर्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन चलाएगा ये जनरेटर में, और ये जनरेटर में जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो हीट सप्लाई करने पर लिथियम ब्रोमाइड सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट तो बॉयल नहीं होगा, वेपर नहीं बनेगा, लेकिन पहले वाटर जो होगा यहाँ पे अवेलेबल, वो वाटर आपका वेपोराइज हो जाएगा। वाटर हाई प्रेशर पर वेपोराइज होकर यहाँ पे चलाएगा, जबकि लिथियम ब्रोमाइड जो है यहीं पे सेटल डाउन हो जाएगा, और वो आपका जो वीक यानी कि यहाँ जो सॉल्यूशन बच जाएगा जिसमें से वाटर निकल के चला जाएगा, वो सॉल्यूशन फिर रिटर्न बैक होके यहाँ पे आ जाएगा, एज ए ऑब्जर्वर की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे कहीं भी आप कंप्रेसर नहीं देख रहे कि यूज हो रहा है, डायरेक्ट क्या आ रहा है, ये हीट एनर्जी हो। ये जो एनर्जी आप देख रहे हैं पंप को ड्राइव करने के लिए यूज हो रहा है। पंप में बहुत लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। आप पंपिंग के लिए जो है आप माइनर इलेक्ट्रिक करंट भी यूज कर सकते हैं, और ना हो तो हैंड पंप भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या मैनुअल पंप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत कम एनर्जी खपत होता है। ये जो है डायरेक्ट हीट एनर्जी यहाँ पे यूज हो रहा है। आप ये जो वेपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम होता है, सबसे पहला ओल्ड कंसेप्ट है, सबसे पहले ये डेवलप हुआ था। और जो आप जो हम घर में कैंडल यूज करते हैं, उस कैंडल के हेल्प से भी हम सिस्टम को ड्राइव कर सकते हैं। बट इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी सीओपी बहुत कम होती है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसकी बहुत कम होती है, और इसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अच्छी होती है। इसके 5, 6, 4, 3 ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, ये होता है देखिए, ये कूलिंग कैपेसिटी अपॉन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दैट कैपेसिटी। जितना इसकी कूलिंग कैपेसिटी होगा और जितना एनर्जी उसके लिए रिक्वायर्ड होगा, उसका रेशियो जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कराता है, किसी भी सिस्टम के लिए होता है। यहाँ पे ये कूलिंग कैपेसिटी है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दैट इफेक्ट क्या है, ये हीट, तो इसका जो रेशियो होगा वो इसका सीओपी कहलाएगा। तो हम लोग इस तरह से कूलिंग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, ये कूलिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं, सोलर थर्मल टेक्निक यूज करके हम लोग कूलिंग कर सकते हैं। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस जो है, जो ऑब्जर्वेशन प्रोसेस, सिंगल इफेक्ट ऑब्जर्वेशन प्रोसेस, डबल इफेक्ट ऑब्जर्वेशन, आइडियल प्रोसेस, उसके सीओपी कैसे वेरी करता है उसके बारे में दिखाया है। हॉट वाटर इनलेट टेम्परेचर कितनी होना चाहिए, कितना, इसके बारे में दिखा। ये सब जो टेक्नोलॉजी जो यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, कितनी सीओपी है, क्या है टाइपिकल सीओपी इसका बता रखा है। ये आपका है चिलर वाटर के लिए, ये दूसरा ये है, ये आपका जो सॉलिड है, ये रेफ्रिजरेंट इज कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर, डिह्यूमिडिफायर फॉर द एयर। वाटर सिल्का जेल वाला जो है, इसकी सीओपी आपको दिखा रखा है, इसे कितना 0.5 एंड 1, इसकी टेम्परेचर कहाँ तक वेरी करेगी, यहाँ तक इसकी टेम्परेचर, तो सब चीजें इसके बारे में ये डिटेल दे रखा है कि कितना कितना ये यूज हो सकता है, किस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये सिस्टम बहुत कम यूज हो रहा है, ज्यादातर जो है हमारे ये आपको अदर कंट्रीज में यूज हो रहा है। ये आप देखिए सोलर असिस्टेड कूलिंग स्टेट, क्योंकि हमारे यहाँ सोलर पे तो अभी इलेक्ट्रिक करंट पे ही काम चल रहा है, कूलिंग वगैरह पे बहुत कम काम हो रहा है। सोलर असिस्टेड कूलिंग इंस्टॉलेशन इसमें दिखा रखा है, ये देखिए एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो काम कर रहा है वो 71%, एड्जॉर्प्शन है वो है आपका 13%। उसके बाद डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट वाला जो सोलर ये है आपका, ये देखिए 14%, एंड डीएसी लिक्विड वाला जो है ये आपका है 2%। ये क्लासिफिकेशन बताया है कि कितना कितना परसेंट हम कौन सा टेक्निक यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये है आपका सोलर थर्मल कूलिंग। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो यूरोप में यूज हो रहे हैं, लीडर और स्मॉल मीडियम चिलर अडेप्टेड टू द सोलर एनर्जी। ये सारे सोलर एनर्जी से चलते हैं, जितने भी टेक्निक देख रहे हैं ये सब यूरोप में यूज हो रहा है। हमारे यहाँ अभी कूलिंग टेक्निक्स नहीं ज्यादा यूज हो रहा है सोलर पे। हमारे यहाँ अभी रिसेंटली किसी सैमसंग वाले या किसी ने सोलर ये एसी बनाया है, तो लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं उस चीज को, क्योंकि डिपेंडेंसी बन जाती है कि दिन में यूज करो रात में नहीं यूज कर सकते, इसीलिए वो चीजें यूज नहीं है। ये ज्यादातर यूरोप कंट्री में ही आपका, ये देखिए चाइना ये यूज कर रहा है, चाइना, ये रसिया यूज कर रहा है, ये आपका इंडिया थर्मिक्स बॉयलर वाले, ये थर्मिक्स का ये बॉयलर बनता है, उसने ऐसे ये बनाया, ये इंडिया में यूज हो रहा है। ये आपका इजाकी जापान में यूज हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी अभी डेवलपिंग मोड में है, काम चल रहा है इस पे, और डे टू डे मॉडिफिकेशन हो रहा है, और इसमें धीरे धीरे हमारे यहाँ इम्प्रूवमेंट चल रहा है, और चीजें हो सकता है कि इन द फ्यूचर ज्यादा बेटर हो जाए। सोलर थर्मल कूलिंग, पैसिव कूलिंग, सोलर वेंटिलेशन, सोलर चिमनी। अब सोलर वेंटिलेशन की मैं बात कर रहा था, ये तो सोलर कूलिंग टेक्निक हुआ। सोलर वेंटिलेशन देखिए, अब ये क्या है, ये है आपका एयर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बिल्डिंग। ठीक है, एयर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोलर कलेक्टर, उसके बाद हॉट एयर दिख ही नहीं रहा है, ये क्या है,
ये देखिए सिंपल सा टेक्निक क्या है, ये आपका रूम है, आपको एग्जॉस्ट बनाना है, आपने एक पाइपलाइन इस तरह से आपने ड्रेन सिस्टम लगा दिया है, ये आपका रूम है, ठीक है, इसको एग्जॉस्ट कराना है। अब आप इस सेक्शन को गर्म कीजिए, ये सेक्शन जब ये हीटअप होगा, ये जब गर्म होगा, तो obvious सी बात है जो इनसाइड का जो कोल्ड एयर होगा वो क्या करेगा, हॉट एयर इधर की ओर जाएगा, ठीक है, ये इधर से निकलेगा, ऐसे एक्सपेंड होके यहाँ से ये निकल जाएगा। और इसमें जो कोल्ड एयर होगा वो क्या होगा, बॉटम साइड से, इधर से यहाँ से नीचे साइड से फिर कोल्ड एयर क्या होगा, आ जाएगा। जो कि सिंपल सी बात है, आपके घर में अगर विंडो लगा हुआ है, एक गेट उधर है दूसरे गेट इधर है, अगर आपने याद होगा मैंने क्लास में भी एग्जांपल दिया था कि जब आप विंडो खोलेंगे तभी आपका क्या होगा, वन साइड से एयर चलेगा, अगर एक गेट खुला हुआ है और दूसरे साइड का अगर आप गेट नहीं खोल रहे या विंडो नहीं खोले तब तक एयर का फ्लो नहीं होगा। तो जैसे ही एयर यहाँ से एयर निकलेगा, एडजस्ट होगा, दूसरा जो फ्रेश एयर होगा, जो कोल्ड एयर होगा, ऑटोमेटिकली इसमें इन कर जाएगा। वही चीजें यहाँ पे दे, ये तो बेसिक कंसेप्ट है, उसको देखिए, ये सोलर सन आ रहा है, ये आपका प्लेट लगा हुआ है, हीटिंग प्लेट, ठीक है, ये इसने गर्म किया। अब क्या होगा, यहाँ जो भी एयर है, वार्म एयर है, वो क्या करेगा, यहाँ से ये इधर की ओर निकल गया, वार्म एयर यहाँ से निकला, यहाँ से निकला। अब ये कोल्ड एयर क्या है, बॉटम साइड से, बॉटम साइड से इसमें क्या होगा, जैसे ही ये स्पेस क्रिएट करेगा, ये एयर इनसाइड आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा, वार्म एयर निकलता रहेगा, कोल्ड एयर इसमें इनसाइड आता रहेगा। तो ये वेंटिलेशन के लिए भी सन एनर्जी हम लोग यूज करते हैं। इसके लिए ये वेंटिलेशन टेक्निक है, जो सोलर थर्मल वेंटिलेशन जो आपने नीचे वाला टेक्निक देखा था, वो इसी तरह से है कि एक हॉट सेक्शन बनाना है, दूसरा कोल्ड है, ऑब्वियस सी बात है, कोल्ड है सो आपका हॉट है सो कोल्ड की ओर जाना चाहेगा, कोल्ड आपका हॉट की ओर जाना चाहेगा, तो वहां से आपका ये निकला। जैसे आंधी वगैरह आती है, उसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक सेक्शन, एक एरिया क्या होता है, वन रीजन आपका हॉट है, दूसरा रीजन क्या है, कोल्ड है, तो कोल्ड जो हॉट रीजन है क्या करेगा, कोल्ड की तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो कोल्ड क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हॉट की तरफ। तो ये मूवमेंट जब होता है तो अपने आप ये वेंटिलेशन होने लगता है, और वहां पे क्या होता है, वो आंधी आती है, जब आंधी उंधी आती है, कोल्ड हॉट का जब जंक्शन बनता है, तो उसी वजह से सेम टेक्निक यहाँ पे यूज हो रहा है। ये आपका है सोलर डिस्टिलेशन एंड डिस्टिलेशन। जो हम लोग समंदर मंदर का पानी है उसको पीने के लिए बनाना है, या तो उसके लिए ये टेक्नोलॉजी यूज होता है, या फिर आपका जो इन्वायरमेंट में जो वाटर वेपर मौजूद मौजूद है उसको भी आप यूज कर सकते हैं, उसको पानी पीने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस कहलाता है। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या है, इस तरह से ये बना होता है, ठीक है। अब इसमें बने होने के ये इस तरह से बना हुआ है। अब क्या होगा, जब सनलाइट पड़ेगा, इसमें जो एयर इंट्रैप है, जो एयर इंट्रैप है उसमें क्या वाटर वेपर भी है, और क्या है आपका ये एयर भी है, दोनों है। तो वाटर वेपर जो प्रेजेंट होगा, सनलाइट जब पड़ेगा तो वाटर तो एक्सपेंड होगा, वार्म अप होगा, और ये क्या होगा आपका जो ये एयर जो होगा वो भी वार्म अप होगा। तो उस केस में क्या होगा, जब वाटर आप ज्यादा वार्म अप होगा तो स्टीम बन जाएगा, स्टीम बन के क्या हो जाएगा, ये जो आउटर सरफेस है, क्योंकि गैसियस फॉर्म में आ गया, तो क्या करेगा, आउटर सरफेस पे आके रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ से निकल नहीं पाएगा। जब ये निकल नहीं पाएगा तो इस सरफेस पे आके ये देखिए यहाँ पे, ये सरफेस पे आके यहाँ पे ये रुका रहेगा, रुका रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अब जब ये क्या होता है, ग्लास का बना होता है, तो ग्लास पे ये रुकने के बाद जब इसके कंडेंसेशन होगा सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद, जब ये कंडेंस्ड होगा तो ये स्लिप आउट होकर ड्रेन होकर यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, प्यूरिफाई वाटर यहाँ से आके निकल जाएगा, यहाँ पे एक टैंक बना देते हैं, यहाँ पे आके जमा होता है। तो अब सिंपल सा प्रोसेस क्या है, जैसे कि देखिए घर में हम लोग बकेट लेते हैं, उसको हीट सप्लाई करते हैं, हमने हमारा बकेट में क्या है, पानी है, पानी को आपने बॉयल किया, बॉयल करने के बाद क्या हो जाएगा, जो हम लीड ऊपर जो डालते हैं, स्टीम जाके कहाँ जमा हो जाता है, जब वो बॉयल होता है तो उसके लीड पे आके जमा हो जाता है। अब क्या कि वो जो जमा हुआ, आपने ऐसा टेक्निक बनाया कि वहां पे स्टोर नहीं होगा, जो बबल्स जो वहां पे आके रुक रहे हैं वो क्या हो गया, आपको ड्रेनेज वो स्लिप आउट होके एक पार्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकुलर टैंक में जाके वो स्टोर हो जाएगा। तो वो जो वाटर होगा, जो सी वगैरह है, समंदर वगैरह है, उसमें ज्यादा सॉल्टी वाटर होता है, तो वो पीने लायक नहीं होता है। तो अगर आपने उसको बॉइलिंग प्रोसेस, ये डायरेक्ट बॉइलिंग हो गया, और वो कंटेनमेंट वाटर, देखिए यहाँ पे कंटेनमेंट वाटर है, जैसे ये हीट आएगा यहाँ से वाटर वेपोराइज होके यहाँ पे आके स्टोर, यहाँ से निकल के यहाँ पे आएगा। तो अब जो ये वेपोराइज वाटर जो यहाँ पे आके स्टिक टुगेदर हुआ, ये स्लिप आउट होके यहाँ आया, उसमें कोई भी कंटेनमेंट नहीं होगा, 100% प्योर वाटर होगा, जो हम लोग घर में वाटर प्योरीफायर यूज करते हैं उस तरह के वाटर होंगे। तो इस तरह से ये क्या करते हैं। हाँ, तो जैसे आप बता रहे थे कि जैसे ये गर्म होगा, वाटर ऊपर ग्लास पे आके स्टिक आउट हो जाएगा और फिर ठंडा होके इधर स्लिप होके आ नहीं जाएगा, नहीं, तो सर ठंडा ठंडा क्या, कैसे? ठंडा नहीं होगा। सिंपल सा क्या है, ये यहाँ पे कंटेनमेंट वाटर, समंदर से पानी आपने लिया यहाँ पे रख दिया है ना, ये कंटेनमेंट वाटर, यहाँ जी से सर। हीट हीट आया, हीट आएगा तो क्या हुआ, ये वेपोराइज होगा,
ये जी वेपोराइज सर। होगा, वेपोराइज होके कहाँ आएगा, यहीं तक तो आएगा। जी सर। यहाँ आएगा तो क्या होगा, ये स्टिकी इसके साथ होगा, बबल्स टाइप के, ड्रॉपलेट्स टाइप के ये जमा होंगे यहाँ पे। अब ये जब जमा होंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, स्लाइड होके यहाँ पे आ जाएगा। ये याद करो, जैसे घर में हमने एक बकेट लिया, उसमें पानी को गर्म किया, ठीक है। जब पानी को गर्म करते हैं, हमने ढक्कन डाल रखा है, तो पानी जब ऊपर उठता कहाँ जाता है, उस ढक्कन पे आके स्टिक टुगेदर होता है ना। आप देखेंगे ढक्कन को हटा के तो उसपे जमा रहता है, वो रहता है ना जी सर। बबल्स। तो जी वो सर। क्या कर रहा है, वो तो फ्लैट है, तो फिर वो गिर के उसी में जाएगा। तो इसमें क्या किया, ये इंक्लाइन कर दिया। अब इंक्लाइन कर दिया तो ऑब्वियसली बात है, ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ये स्लिप डाउन होगा यहाँ से, ये स्लिप डाउन होकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये स्लिप डाउन होके यहाँ पे, अब बोलोगे कि ये स्लिप डाउन होके नीचे नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, क्यों, क्योंकि उसका इंक्लिनेशन इसी तरह से बनाया जाता है कि वाटर का जो ग्रेविटी जो लगेगा वो यहाँ पे स्लिप डाउन होके, अगर ये 100% ऐसे गिर जाएगा तो फिर सक्सेस ही नहीं होगा, वो पानी आपको प्योर मिलेगा नहीं। कुछ हो भी सकता है कि बड़ा बबल्स होगा, वो नीचे भी गिर जाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर वो स्लिप डाउन होगा। तो फाइनली यहाँ पे आके जो निकलेगा वाटर, जो यहाँ टैंक में स्टोर होगा, दैट इज द प्योर वाटर। ये है आपका, मतलब सिंपल सा प्रोसेस है, आपको बॉइलिंग कराना है। जो आपका कंटेनमेंट वाटर है, जो गंदा वाटर है, जिसमें सॉल्ट है या कुछ इम्प्योरिटीज है, आप उसको बॉयल कराएंगे। तो आप देखते हैं घर में, जैसे आप ठंडी के दिनों में रॉड यूज करते हैं, जिसके पास गीजर नहीं है उनको देखिए रॉड यूज करते हैं। क्या होता है, रॉड यूज होने से आपके जो रॉड होते हैं उस पे जो कंटेनमेंट होते हैं वो डिपोजिट हो जाते हैं, और वाटर का जो वाटर में जो इम्प्योरिटीज लेवल रहता है वो डिक्रीज हो जाता है, 100% प्योर नहीं होता है। प्योर क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी कंटेनमेंट उसी में है, आपने उसको बार में किया और नहाने के लिए यूज कर दिया। लेकिन उसी को अगर बॉयल कर दिया जाए, बॉयल करके तब अगर कोई सेपरेट जार में वो आके स्टोर हो जाए, स्टीम बनेगा, दूसरे जार में जाके वो स्टोर हो गया, और वो जार का टेम्परेचर क्या हो जाए, लो हो, जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा, तो जब वो स्टीम उसमें इन करेगा तो उसी में क्या हो जाएगा, इनरप हो जाएगा, फिर वो रिटर्न बैक तो नहीं आएगा ना जहाँ पे बॉइलिंग हो रहा है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ द डिस्टिलेशन, यही है डिस्टिलेशन प्रोसेस। जैसे सपोज दैट हमने दो जार बनाया, ठीक है, एक टैंक इधर है, दूसरा टैंक है, दोनों को हमने अपर पार्ट से कनेक्ट कर दिया। एक टैंक में हमारा कंटेनमेंट वाटर है, इस वाटर को हमने हीट किया, ठीक है। तो एक टैंक को जब हीट करेंगे तो क्या होगा, वेपर बनेगा, और वेपर जब बनेगा तो क्या होगा, जो दूसरा पार्ट वो वेपर एक्सपेंड होगा, वो जब हीट अप हो रहा है तो सबसे अपर पार्ट में जाएगा, अपर पार्ट से हमने ट्रैक बना रखा है दूसरे टैंक में जाने का, तो वो स्टीम क्या करेगा, जो वेपोराइज हुआ है वो दूसरे टैंक में भी जाएगा, और दूसरे टैंक में जाने के बाद क्या, जब वो कूल डाउन हो जाएगा, कंडेंस्ड होगा, तो उसी में जाके स्टोर हो जाएगा। वो क्या है, आपका प्योरीफाइड वाटर है, वो प्योर वाटर, दैट इज द डिस्टिलेशन प्रोसेस। सेम टेक्निक यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये, जी सर। ठीक है। यस सर। तो ये हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे सी लेवल है, जहाँ पे हमें पानी प्योर वाटर पीने के लिए, हमारे यहाँ इसकी दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ क्योंकि ऑलरेडी प्योर वाटर अवेलेबल है, और आरओ वगैरह हम लोग यूज कर लेते हैं। नहीं तो ज्यादातर आप विलेज एरिया में जाएंगे तो आपको प्योर वाटर पीने के लिए मिल जाता है, वहाँ पे दिक्कत नहीं है। यहाँ तो इंडस्ट्रियल एरिया है दिल्ली एनसीआर में, तो यहाँ पे कंटेनमेंट ज्यादा होता है वाटर में, तो यहाँ पे दिक्कत सर नहीं इसमें है। बस ऊपर बस ये ग्लास लगा रखा है, बस ग्लास लगा ट्रांसपेरेंट होता है, सा। हाँ ग्लास लगा होता है, बस। ट्रांसपेरेंट कवर ग्लेजिंग ग्लास है, ये देख रहे हो, सोलर आ रहा है, रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ये सब रिफ्लेक्टिव सरफेस, ताकि रिफ्लेक्ट करके ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी यहाँ पे जाए। कैश ड्रॉप है ये। उसके बाद ब्लैक ऑब्जर्वेशन पेन है, ये पेन को ब्लैक कवर करा के ज्यादा से ज्यादा हीट ऑब्जर्व करे, ठीक है। और यही यहाँ पे ये वार्म अप होगा, हीट अप होगा, वेपर बनेगा, और वेपर बन के ये कंडेंस ये यहाँ पे आके स्टोर होगा। ये जो देख रहे हो प्योरीफाई वाटर लिखा हुआ है, यहाँ पे आके स्टोर, यही काम है इसका सिंपली। ये प्योरीफाई वाटर क्या हो जाएगा, ये टैंक लगा हुआ, इस टैंक में आके स्टोर हो जाएगा, ये काम है इसका। ये देखिए समंदर एरिया है, ये सी एरिया है, जहाँ पे हमारे यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी वाटर जो है प्योरीफाई है। तो जहाँ पे कि वो सैंडी एरिया है, वहाँ पे समंदर ज्यादा है और प्योर वाटर पीने के लिए नहीं मिल रहा है, वहाँ पे इसको यूज करता है। द सिंपलेस्ट कॉन्वेयर द सोलर स्टील जो है, जो सोलर स्टील बोलते हैं, द सोफिस्टिकेटेड सिस्टम वेयर हीट इज मिनिमाइज्ड बाय द कलेक्टिंग द हीट फ्रॉम द कंडेंसिंग वाटर वेपर एंड प्री हीटिंग द इनकमिंग वाटर सोर्सेज। ये आपका टेक्निक यूज होता है, जिसको सोलर डिस्टिलेशन बोलते हैं। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा पहले कि सोलर डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। कोई लोग सोलर स्टील बोलता है, हम लोग सोलर स्टील बोलते हैं, तो सब हरियाणा वाले इसको बोलते हैं सोलर सटिल, सटिल बोलते हैं, सटिल। अब जो भी है सही उच्चारण वो देख लीजिए। ये है आपका सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी, क्या क्या हम लोग मार्केट डेवलपमेंट, सोलर कूलिंग,
प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग हीटिंग, सी वाटर डिस्टिलेशन, उसके बाद फिस्ट इंटीग्रेशन, स्पेस हीटिंग, डिस्ट्रिक्ट हीटिंग, उसके बाद हॉट वाटर सिस्टम और द मल्टी, ये सारा टेक्निक जो हम लोग यूज कर सकते हैं सोलर के लिए, ठीक है। और कैसे कैसे मार्केट डेवलप हो रहा है उसका ये ग्राफ बना के दिखाया है कि जैसे जैसे मार्केट डेवलप हुआ है, किसकी मार्केट ज्यादा है, किसकी मार्केट ये कम है। ये आप देख रहे हैं फिस्ट इंटीग्रेशन रूफ, ये छत पे लगा हुआ है फ्लैट प्लेट कलेक्टर इस तरह से, ठीक है, उसके बारे में दिखाया है। ये देखिए यहाँ पे कन्वेंशन इंस्टॉलेशन बे इन ताइवान, ये ताइवान का सीन दिखा रखा है कि ताइवान में इस तरह से लगा हुआ है। ये आपका कन्वेंशन इंस्टॉलेशन बे इन ताइवान, अगेन ताइवान, डैमेज ड्यू टू, ये आपका जो टाइफॉन आया इसके वजह से ये डैमेज हुआ उसको दिखा रखा है। ये देखिए ये डैमेज दिखा रखा है। उसके बाद रूफ इंटीग्रेटेड फ्लैट प्लेट कलेक्टर ऑन द हाउस इन डेनमार्क, ये डेनमार्क का है, ये किस तरह से बना रखा है। तो ये सब टेक्नोलॉजी हम लोग डिजाइन पैरामीटर में जो सिविल इंजीनियर है वो सब सोच सकते हैं इसको, कि अगर विंडो वगैरह है तो वहाँ पे हम इस तरह से की चीजें डिजाइन कर सकते हैं कि सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम या इस तरह की सोलर जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर है या आईटीसी, इस तरह के हम चीजें डिजाइन जो उसकी आउटलुक भी बढ़ाएगी और आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसको बना रखा है। ये वेंटिलेशन भी हो रहा है, ये वेंटिलेशन प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम बना रखा है कि कैसे वेंटिलेशन होगा, तो ये है। उसके बाद है फिर इंटीग्रेशन बालकोनी, ये बालकोनी बना रखा है इसका, ठीक है। उसके बाद ये है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ सोलर थर्मल टू, ये यूरोपियन यूनियन क्या दिखा रखा है, ये हीट डिमांड बाय द सेक्टर। अब ये सेक्टर उसने बताया था ना आपको 75% जो है ईयू का डिमांड जो है थर्मल एनर्जी है, तो थर्मल एनर्जी में कौन कौन सा सेक्टर में ज्यादा हीटिंग कूलिंग डिमांड ये दिखा रखा है। हीट डिमांड ये है सोलर थर्मल, उसके बाद सोलर थर्मल, उसके बाद ये है हीट डिमांड सोलर, कैसे कैसे ईयर वाइज ये बढ़ते जाएगा ये दिखाया है इसमें। ये 2006 में ये था, 2020 में ये हो गया, ठीक है, 2030 में ये डिमांड है सप्लाई सोलर थर्मल ये, उसके बाद 2031 तक ये, तो ये कैसे बढ़ेगा घटेगा उसके बारे में ये दिखा रखा है। यूरोपियन कंट्री के बारे में है ये, हमारे लिए हमारे कंट्री का नहीं है। रेस्ट्रिक्शन यूजिंग सोलर एनर्जी, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट। जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट तो सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि जब तक आपको इरेडिएशन प्रॉपर मिलेगा नहीं आप उसको यूटिलाइज कर ही नहीं सकते। हमारे हमारे लिए गुड लक है कि हमारे यहाँ इरेडिएशन प्रॉपर है, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। लो एनर्जी डेंसिटी, सोलर रेडिएशन हैज अ लो एनर्जी डेंसिटी रिलेटेड टू द अदर कॉमन एनर्जी सोर्सेज। Unstable energy supply, solar energy supply is restricted by the time and geographical location, easily influenced by the weather condition। obvious सी बात है, जब आपका वेदर आपका चेंज हो रहा है, क्लाउडी हो रहा है, तो आपको नहीं मिलेगा ये सोलर रेडिएशन नहीं मिलेगा। तो आप जो अगर 100% डिपेंडेंट है तो वो चीजें फुलफिल नहीं होगी, ठीक है। ज्योग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड करता है, लेटीट्यूड एंगल कितना है उस पॉइंट का, कौन सा रीजन है, कहाँ पे क्या है। आप इंडिया में ही देख लीजिए डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, आप लेह लद्दाख में जाइए बहुत अच्छा है, आप जम्मू कश्मीर तरफ जाइए आप देखेंगे उसमें कुछ ऐसे भी रीजन है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट क्लियरली नहीं आ रहा है, वहाँ पे डे जो होता है बहुत छोटा होता है, तो वहाँ पे ये चीजें संभव नहीं है जहाँ पे सोलर रेडिएशन प्रॉपरली आ रहा है 100%। कुछ ऐसे भी कंट्री है जहाँ पे माने कि डे बहुत कम होता है, नाइट ज्यादा बड़ा होता है, नाइट ही नाइट होता है, तो वहाँ पे चीजें तो ज्योग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि डायरेक्ट सनलाइट जो है, डायरेक्ट रेडिएशन किस एस्पेक्ट में आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है कितना कम आ रहा है, तो ये ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, बजट, हायर कॉस्ट कंपेयर विद द ट्रेडिशनल एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है जो सोलर थर्मल की बात आप करेंगे तो उसमें कॉस्टिंग ज्यादा आएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके यहाँ ज्यादा डेवलप है नहीं, और जो चीजें आप लगाएंगे ऑब्वियस सी बात है मार्केट कॉस्ट जो होगी उसकी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब तक आप मास प्रोडक्शन उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता, उसकी कॉस्ट रिड्यूस नहीं होता है। जैसे आज के डेट में देखें मोबाइल, हम लोग एक समय था कि मोबाइल जो बड़े वाले आते थे वो मोबाइल हम लोग जब खरीदते थे तो वो कई हजार में 10,000 15,000 20,000 के मिलते थे, और वो भी हम लोग के इनकमिंग आउटगोइंग सब कुछ पैसे लगते थे, और